नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी से मुताल्लिक़ वार्ड रचना से मुताल्लिक़ कई लोगों के एतराज़ात है। इसी सिलसिले में आज फाउंडेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद वसीम सागर साहब यहाँ पर पहुँचे थे। उनके साथ में साबिक़ा कॉरपोरेटर मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन साहब भी थे। उन्होंने वार्ड रचना जो हुई उनके कई वार्ड रचना को लेकर अपने एतराज़ात ज़ाहिर किए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया। दिल्ली से हूँ, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ डिलिमिटेशन का। डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब हमारे चेयरमैन हैं। उनके नेतृत्व में हम पूरे हिंदुस्तान में प्रभाग रचनाओं पे काम करते हैं। हाई कोर्ट भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। पिछली बार हमने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का केस दायर किया, उसमें 4 साल से स्टे था, अभी स्टे खुला है। और यहाँ पर जो डिलिमिटेशन हुआ है, दरअसल डिलिमिटेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक जब वो विस्तारित होती है, हद्दीवाड़ा होती है, तब होता है। जब राज्य सरकार वार्डों की संख्या बढ़ाती है तब होता है। और तीसरा होता है पुनर्समयोजित। तो ये जो अभी नांदेड़ में हुआ है ये पुनर्समयोजित हुआ है। तो इसके अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि जो 20 प्रभाग थे, मात्र 12 प्रभागों के अंदर इन्होंने जो है आक्षेप लिया है, बाकी के प्रभागों को यथावत रखा है। जबकि रीएडजस्टमेंट होता है जो पुनर्संयोजन, तो पूरे 1 से लेकर पूरे प्रभागों में होता है। इन्होंने जहाँ पर जो बंदे हैं इनके आएंगे नहीं, जो जिन लोगों को नुकसान पहुँचाना है, वो माइनॉरिटी हो या और अन्य समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो या SC/ST हो, उन वार्डों को जो है इन्होंने जो है कानून के विरुद्ध काम किया है। 7 नंबर प्रभाग के अंदर 87 एक EB है, उसको तोड़ के उसको 2 जगह बांट दिया है, जबकि EB को तोड़ा नहीं जाता। और ये गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेंसस ट्रैक मैप का इस्तेमाल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये आबादी के अंदर कौन सी कॉलोनी में कौन सी समुदाय है, वो उसके हिसाब से परगना गटों को आगे पीछे करके सामान्य वार्डों को आरक्षित में डाल देते हैं और आरक्षित वार्डों को सामान्य में डाल देते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आरक्षण का मामला नहीं है, लेकिन ये पहले से ही इस तरीके से उसका विभाजन करते हैं कि सामान्य वार्ड आरक्षित हो जाए और आरक्षित वार्ड सामान्य हो जाए। ये लोकतंत्र की हत्या है। पहले ही इन्होंने एक हत्या ये करके रखी है कि भारत में महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे प्रभाग रचना से मल्टीपल सिस्टम से चुनाव होता है, कहीं पर हिंदुस्तान में नहीं होता है। 4 का प्रभाग बना दिया। अब एक गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? एक मिनी विधानसभा हो गई 4 के प्रभाग में। एक तो इससे वंचित हो गया और आर्टिकल 243T का उल्लंघन है सीधा। 1992-93 में जो 73वां संविधान में संशोधन हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटे छोटे समुदाय को रिजु राज मिले। इन्होंने ख़त्म कर दिया वो रिजु राज। अगर मान लो कोई एक वार्ड में आपके यहाँ पिछली बार सिख था, उसके वार्ड को 2 जगह बांट दिया, हमने ऑब्जेक्शन लिए, अब कि फिर उन्होंने यही करा। अब उनका 1-2 प्रतिनिधि जाते थे, वो जाएंगे नहीं यहाँ से। किसी कोली समाज का आदमी हो या कोई माली समाज का आदमी हो या कोई सिख ईसाई हो, वो वंचित हो जाएगा। एक आदमी को 4 वोट डालने का कहाँ अधिकार है संविधान में? विधानसभा में भी करो, फिर यही लोकसभा में भी करो। तो ये राज्य सरकार की मनमानी है। अब की जो चुनाव परिसीमन हो रहा है ये राज्य सरकार करा रही है। उसने इलेक्शन कमीशन को अधिकृत किया है, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सीधे इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व नहीं है और राज्य निर्वाचन आयोग के जो मार्गदर्शन क्रमांक सीधे उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हाईवे क्रॉस नहीं करना है, SC के क्लस्टर को तोड़ना नहीं है, वो भी तोड़ा गया। हाईवे क्रॉस करना है, वो भी करा गया। हर वो काम किया गया जो इन्होंने खुद अपने मार्गदर्शन खुद बनाए हैं, उसी का उल्लंघन कर रहे हैं। मसला ये आता है यहाँ पर कि ये इतना लेट काम करते हैं। अभी इन्होंने क्या कहते हैं 15 तारीख के दिन आक्षेप की तारीख ख़त्म हो गई, अभी परभनी की भी ख़त्म हो गई। 19 तारीख को उन्होंने सुनवाई दे दी। 19 तारीख को सुनवाई हो जाएगी, उसके बाद तुरंत आरक्षण का काम करेंगे। आरक्षण का काम करते ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख डिक्लेयर कर देगा। फिर आर्टिकल 329 में ये कहा गया है कि जब निर्वाचन की प्रक्रिया चलेगी, न्यायालय को आधिकारिकता ही नहीं है। कौन जाएगा, कैसे जाएगा, कितना टाइम है? तो ये प्री प्लान था इसका मतलब? पूरा प्री प्लानिंग के हिसाब से ये चुनाव हो रहा है। राज्य सरकार ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पहली हत्या उसने मल्टीपल सिस्टम से करी, उसको हमने चैलेंज करा है। 19 तारीख को हमारी पेशी है। पिछली पेशी में जज साहब ने ये कहा है सरकारी वकील से, क्या बना था वो नियम में तब्दील हुआ है कि नहीं। अब उनका PP बताएगा 19 तारीख को कि कानून में तब्दील हुआ है कि नहीं। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले दिनों महाराष्ट्र राज्य नगर विकास विभाग ने अपने पास इख्तियार रखते हुए इलेक्शन कमीशन के जो स्थानीय इलेक्शन के इख्तियारात थे
वो ग्रामीण के लिए ग्राम विकास खाते को और शहरी इलाकों के लिए नगर विकास खाते को दिए गए। और उसके तहत 10 जून को एक GR जारी हुआ था, जिसके तहत नए प्रभाग रचना की व्याप्ति, प्रभाग रचना किस तरह होना चाहिए, उसके मुख्य तत्व क्या रहना चाहिए, उसमें सविस्तर तफसील मौजूद है। मगर पिछले दिनों 3 सितंबर को महाराष्ट्र में 2 वर्ग के महानगर पालिका के प्रभाग रचना की व्याप्ति, उसके नक्शे जाहिर किए गए। तो हमने जो बात गौर की है कि 3 तारीख को जो नक्शे और व्याप्ति जाहिर है, उसमें खुद शासन के 10 जून के आदेश का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि उस आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख था कि जनगणना के ब्लॉक यानी सेंसेक्स ब्लॉक जो है भी, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। वो काम नांदेड़ में तोड़ा गया। दूसरी बात, किसी एक प्रभाग, एक वार्ड, एक बस्ती को 2 प्रभाग में नहीं लेना चाहिए, किसी एक ही प्रभाग में उसको समाविष्ट करना चाहिए। मगर नांदेड़ में ऐसा हुआ है, जैसा नयाबादी एक मिसाल दे रहा हूँ, लेबर कॉलोनी, इन्हें 2-2 प्रभागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। शक्य तो उसमें लिखा गया था कि शक्य तो एक प्रभाग में एक ही बस्ती समाविष्ट करो, दूसरी बस्ती लेना है तो वो दूसरे प्रभाग में आएगी। उसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती के जो मतदारों की बस्ती है, उसे भी किसी भी हाल में तोड़ना नहीं। ये स्पष्ट उल्लेख रहने के बावजूद नांदेड़ में ये किया गया कि अनुसूचित जाति के बस्तियों को विभाजन इस तरह किया गया कि अनुसूचित जाति के सदस्य संख्या कम हो जाए, उसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय, पिछड़ा वर्ग, इनकी संख्या कम हो जाए। इस तरह एक साजिश के तहत ये वार्ड रचना की गई है। इस सिलसिले में हमारे नांदेड़ कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब ने, मैंने भी और हमारे ज़कात फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने, कुछ एडवोकेट्स ने ऑब्जेक्शन लिए हैं। अब देखते हैं सुनवाई में क्या होता है। हम कायदेशीर बात आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे।